मैं कितना सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को कि मुझे गुरुदेव हजारी साहब द्विवेदी का शिष्य होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसकी भी एक कहानी है। जब मैंने बीए पास कर लिया तो वहाँ के अध्यक्ष थे केशव जी, वो अवकाश प्राप्त कर गए। बड़े विद्वान थे, उनसे पढ़ना बहुत सुख प्राप्त होता था। तो मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद से नाम दिखाकर जब बनारस आया तो राजवती पांडे मिले, उनका नाम दिखा दिया। मैंने कहा हाँ इलाहाबाद में, और डांटा उन्होंने मुझे, इलाहाबाद क्या करने गए हो? अरे यहाँ आपको सब जानते हैं और द्विवेदी जी आ रहे हैं। इतना सुनते ही मैं दौड़ा, नाम दिखाया अपना और उनका शिष्य बन गया। बेटे, मेरी आदत है कि मैं बड़े से बड़े लोगों से मिलने जाता नहीं हूँ। सहज भाव से उनका प्यार मिल गया, सानिध्य मिल गया तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैं पंडित जी का शिष्य रहा और आगे ही बैठता था। लेकिन यह है कि तमाम शिष्यों के बीच मैं भी एक शिष्य रहा। उन्हीं दिनों काशी विद्यापीठ में एक कवि गोष्ठी हुई, वहाँ गुरुदेव भी पहुँचे और मैं अपनी एक बहुत मशहूर कविता पढ़ने लगा। उमड़ रही पुरवैया कुंतल जाल से, लहर है अंबर में काले काले बादरा। तो देखा पंडित झूम रहे हैं, उनको झूमता देख करके मेरा उत्साह बढ़ गया और भी मन से पढ़ने लगा। जब मैं मुक्त हुआ, गोष्ठी ख़त्म हुई, तो पंडित पूछा क्या करते हो? अरे हप्पा मैं शिष्य हूँ गुरुदेव। उसी समय से मैं उनका प्रिय शिष्य बन गया और लगातार उनका उनका स्नेह पाता रहा। क्या बताया जाए, कितना हम लोगों को स्नेह दिया, प्यार दिया। जब मैं पीएचडी का शोध ग्रंथ सबमिट करने जा रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पंडित जी ने 200 रुपया हमको दिया जमा करने के लिए। मैंने जमा किया। मैं मालूम है कि हम लोग नए कवि थे, तो नए कवियों को साहित्य का ये संपादक पूछता नहीं है। लेकिन पंडित जी चाहते थे कि मैं यहाँ छपूँ, वहाँ छपूँ, वहाँ छपूँ, और चिट्ठी भी लिखते थे। तो एक बार रामकृष्ण वेदपुरी आए, पंडित जी बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो पंडित जी ने कहा कि ये हमारा शिष्य है रामदरस, बहुत अच्छा कवि है, नई धारा में छापो, कविता सुनाओ। तो मैंने कविता पढ़ी, मैं आषाढ़ का पहला बादल मेरी राह नवाज़ो। तो संपादन का लाओ लाओ लाओ, और छापा उसको, बड़ा प्रचार उसका, उस कविता का हुआ। यानी मैं तो बीए में पढ़ता था, एमए में, और उस पुस्तक पर कलकत्ता में एक नाटक हुआ उस कविता पर। और भी कई लोगों को उन्होंने लिखा हमारे बारे में। जब ये चंडीगढ़ चले गए तब हम लोग कई बार वहाँ मिलने गए। एक घटना याद आ रही है कि जब मैं था अहमदाबाद में तो वहाँ रीडरशिप की जगह निकली। अब मैं वहाँ चूँकि एमए सेंटर का इंचार्ज था तो मेरी संभावना बहुत थी। लेकिन एक हमारे मित्र जो थे वो चुमन पटेल के साथ मिल करके खेल खेल गए। तो पंडित जी यहाँ आए हुए थे दिल्ली में, तो मैं उनके पास गया, पंडित जी नगेन जी जा रहे हैं, इनसे कुछ कह दीजिए। कहें जाओ जाओ जाओ, अभी आने वाले हैं नगेन जी। तो नगेन जी से उन्होंने कहा। देखिए क्या हुआ कि मैं तो पंडित जी के पास ही सोया, पंडित जी को नींद नहीं, बार बार उनको चिंता हो रही थी मेरी, बार बार जागते थे, हंसते थे।
तो देखा मैंने क्या दर्द है पंडित जी के मन में हम। हाँ, फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं, आप कह रहे हैं तो मैं काम करूँगा, लेकिन पंडित जी का दर्द जो है, पंडित जी ने 2 लेक्चरशिप माँगी जैसे क्या नाम इसका, सरकार से मान लीजिए। तो हम और दामोर पढ़ाने लगे। तो इसके बाद यहाँ से ऑर्डर गया कि हम एक को मंजूर करते हैं, एक मंजूर करते हैं। पंडित जी परेशान कि दोनों को मैंने साथ लगाया है, किसे निकालूं किसे रखूं। यूजीसी से तो हमसे बच्चन सिंह ने या मालवीय जी ने कहा कि पंडित जी बहुत परेशान हैं। मैंने क्यों? तो मैं सीधे पंडित जी के पास गया, पंडित जी नामवर हमसे सीनियर हैं, उनको आप रखिए। खैर तुमने मेरी व्यथा हर ली, तुमने मेरा संकट हर लिया। और उसी समय उन्होंने 100 रुपये का स्कॉलरशिप दिखा हमको, दिया हमको। वो मित्र तो समझते ही थे, हम सबको जो है अपना मित्र ही समझते थे। वो शुरू से ही कभी गुरुग्रम में आया नहीं, हमेशा वो अपने अभिभावक की तरह से, बड़े भाई की तरह से या पिता की तरह से, हाँ, अपने साथियों को देखते थे। और कुछ लड़कियां पढ़ती थीं, साउथ इंडियन थीं। तो एक दिन बारिश हुई, सब पढ़ने आई, पंडित का जाओ घर जाओ, घर जाओ, क्यों भीग गया था सब। तो ऐसे क्या भूलूँ, क्या याद करूँ। उनके बोलने में एक ख़ास बात थी, वे सत्य के पक्षधर थे। और कहते थे सत्य का साक्षात्कार जब होता है तो आदमी कुछ और बन जाता है। कह रहे कि मैं यहाँ आ रहा था घर से, तो देखा रास्ते में ईश्वर खड़े पड़े थे, मैंने उनका दर्शन किया। तो आपको पूछना चाहिए कि अगर आपने दर्शन किया होता तो आप यही नहीं होते, आप कुछ और हो गए होते। तो जाहिर है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सत्य का दर्शन मैंने नहीं किया था। अगर किया होता तो सत्य हमारा और प्रगाढ़ हो गया होता। तो मैं उनके निर्देशन में वृंदावन वर्मा पर शोध निबंध लिख रहा था। तो उनके साथ मैं घूमने निकलता था। उस दिन भी निकला, कहा गुरुदेव से, गुरुदेव वर्मा जी के उपन्यासों में कुछ उबड़ खाबड़पन है। चलते चलते वो खड़ा रहते थे, कहते हैं बुंदेलखंड को तुमने देखा है? बुंदेलखंड का आदमी जो है इतना बड़ा पगड़ होगा, एक धोती यहाँ तक होगी, एक धोती यहाँ तक होगी, लंबा कुर्ता, यानी कोई संतुलन नहीं। और वहाँ के जो पेड़ हैं वो उगे हुए हैं पहाड़ पर। तो कहाँ से पाते हैं जीवनी? वातावरण से, परिवेश से। तो वर्मा जी के उपन्यासों का जो रस है वो परिवेश से प्राप्त होता है। तो ऐसे बात में लगातार उनसे ज्ञान बनता था। पंडित जी जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही बड़े आदमी थे, बड़े मनुष्य थे। और उनके मन में लोगों के लिए इतना प्यार था। कोई भी उनसे मिलने जाता था तो उसको ये नहीं लगता था कि मैं एक अनजान आदमी से मिला हूँ, एक अनजान बड़े आदमी से मिला हूँ। पंडित सबको समेट लेते थे अपने हंसी से, अपने चुटकुलों से। और जब आदमी वहाँ से उठता था लगता मैं कुछ और हो गया हूँ। और एक बार हम लोग बैठे थे उनके यहाँ, पंडित जी के यहाँ, तो एक सन्यासी जी का फ़ोन आया कि पंडित जी आ जाऊँ। उन्होंने कोई किताब लिखी थी और पंडित जी को कहा था आप कुछ इस पर लिख दीजिए।
सन्यासी जी आ गए। तो पंडित जी का विजन देखिए, क्या देखिए, हर आदमी के मन में एक ख़ास श्रोता होता है, वो किसके लिए लिखता है। आपने लिखा है कि औरतों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो बताइए, आपकी किताब को कौन पढ़ेगा? बड़े घरों की औरतें तो पढ़ेंगी नहीं, वो तो स्वयं में वो हैं जो आप कहना चाहते हैं। और हमारे घरों की जो औरतें हैं वो सामान्य हैं, अपने घर के काम में फंसी होती हैं, वो तो पढ़ेंगे नहीं। फिर किसके लिए है ये? एक हर आदमी का एक दक्षिणभूत पंडित जी अब चल रहे हैं, अच्छा ये। उसके बाद पंडित ठटा के हंसे, हर सब लोग हंसने लगे। एक बार बहस हो रही थी आधुनिकता पर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गोष्ठी थी। तो पंडित जी चेयरमैन थे। आधुनिकता शुरू हुई थी, वो साफ नहीं हो पा रही क्या है क्या चीज़ है। लोग अपने अपने ढंग से वो बातें करते थे। तो लोग बोले, अंडरस्टैंड बोले। जब पंडित जी बोले तो बात समझ में आई कि क्या है यार। उन्होंने पूरा समाज के साथ, नए समाज के साथ जोड़ करके उस नवीनता को, आधुनिकता को साफ किया। लगा हाँ ये आधुनिकता है। तो जो हम लोग वहाँ चलने लगे, पंडित से, अरे ये सब क्या बोले रे, हाँ अंडमान बोलते रहे। अब बड़ा अब एक स्टेज का आराम लेकर अब वो कैसे क्या बोला वो। तो नामोर सिंह ने कहा, पंडित जी आपके दो शिष्य हैं, एक तो वह हैं जो आपके हैं, एक ये जो इलाहाबाद से आए हैं, आपके शिष्य बने हैं। तो जो आपके यहाँ के शिष्य है वो खुले हुए हैं, वो सही दिखते हैं। इलाहाबाद वालों की भाषा जो होती है बड़ी कठिन होती है, उजल होती है। और वो सज्जन जो थे चंडीगढ़ के थे, अब ना इतना अच्छा नहीं होगा यहाँ पर। तो ऐसे एक बार बैठे थे पुतुल के यहाँ, तो मैं गया, विश्वनाथ त्रिपाठी भी थे। पंडित एक खड़े हैं, उसे उठ खड़े हुए, क्या पंडित जी? अरे मुझे याद आया, उस कहानीकार ने मुझे बुलाया है, तो चलते हैं। तो हमने कहा अच्छा हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं चलो साथ चलो। मैंने कहा हम पंडित जी हम लोग बुलाया नहीं है। अरे कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुछ श्लोक पढ़ा इसमें कि शिष्यों को गुरु के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई पाप नहीं है। गए हम लोग, और जाते ही जो है मनु भंडारी ने जो आरती उतारी राजेंद्र यादव की हम सब के सामने, उनकी उन दोस्तों की ऐसी आरती उतारी। तो राजेंद्र यादव का, पंडित जी क्या करूं, पकड़ जाता हूँ। पंडित जी बोले ये बुरा काम करना बुरा नहीं होता, पकड़ जाना बुरा होता है। ये पकड़ जाना ही बुरा होता है। हम तो बड़े खूब हंसे। अब सुनिए एक उनका किस्सा कि बंधु ने कहा पंडित जी ये कहेंगे आज मैं लिखूँगा। तो इस कमरे में बंद के जाते हैं, 8 घंटे तक कमरे में रहते हैं, और बार बार चाय जाती है इनके पास। 8 घंटे बाद जब कबाड़ खुलता है तो कहीं कुछ लिखा नहीं होता है, प्याले फैले होते हैं। क्या करूं पंडित जी, कुछ आता ही नहीं है, आप कैसे लिखते थे? कहा पंडित जी ने, एक बच्चा इस जांग पर होता था, एक इस पर होता था, अब मैं लिखता था। यानी अब आप में लिखने का सामान है, लिखने का आपका मसाला है, तो आप किसी हालत में लिख सकते हैं। बेटे को सलाह करके, बच्चों को सलाह करके आप लिखे हैं, और वहाँ खाली बैठे हुए हैं 8 घंटे तक, कुछ लिखा नहीं। तो पंडित जी की कहा क्या चीज़ याद करूँ। यानी देखो इतने उदार थे, मैं बादहीन, नामर्द मार्क्सिस्ट, सब ये शिव प्रसाद दुहियावादी, लेकिन पंडित जी के कोई बात नहीं था। हम सब उनके शिष्य थे, खुले हुए शिष्य थे। और एक बार क्या हुआ कि
बड़ी मज़ेदार बात है। वहाँ इलाहाबाद में गोष्ठी थी, पंडित जी गए थे और नामवर सिंह कहते थे कि पंडित जी मार्क्सवादी विरोधी हैं, तो क्या नाम था उसका, जो रूस का तानाशाह था, वो मर गया था। उसका इतना अच्छा बोले कि लोग चकित रह गए। नामवर जी ने अपने भाषण में पंडित जी के खिलाफ कुछ कहा और दिखाना चाहा कि मैं इतना स्वाधीन हूँ कि पंडित जी का विरोध कर देता हूँ। तो पंडित जी बोले उठे, कहने लगे, एक हिलोर इधर से आई, एक हिलोर उधर जाए, पड़ा भौर में चेला। बड़ा मजाक बना, चेला भौर में पड़ गया है। इम्तहान हो रहा था तो इन्विजिलेटर थे हम लोग, पंडित थे सुपरवाइज़र, तो बैठे थे और चाय मंगाई। हम कहा आ जाओ। हम लोग गए, चाय पी रहे। अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो, वहाँ कौन देख रहा होगा, पढ़ो। और एक बार की बात है कि मैं गया तो अकेले थे। उनका मैं खिचड़ी बहुत बनाता हूँ, खाओ तुम। लाई खिचड़ी। और एक जो अंग्रेजी के कोई महिला थी, उनसे साक्षात्कार ले रही थी और पंडित जी अंग्रेजी में बोल रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा, बड़ी अच्छी अंग्रेजी छोटी छोटी। तो पंडित जी ने कहा उनसे, महिला से, तुम्हारे देश वाले जो समझेंगे क्या अंग्रेजी वाला पाला पड़ा था। तो नहीं पंडित जी, आप तो अच्छा बोलते हैं अंग्रेजी में। लो एक और मजाक हो गया। तो तुम्हारी गाय ब्याही थी, तो हम लोग भी, दामोद जी थे, सब लोग वहाँ खड़े थे और पंडित जी और परिवार बैठा हुआ था। गाय जो है लात मारती थी, ये लोग घर वाले उसको छूते थे तो दांत मारती थी। एक ग्वाले को बुलाया गया, आया, वो खा रहा। अब पंडित देख रहे उसको, गाय के पीठ पर हाथ रखा, गाय शांत। और पंडित का, अरे इसमें कितना विश्वास था, सूरती मर रहा था। कहता नाच गान लो गाय से, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ। ऐसी तमाम लोग कहानियाँ हैं, किस्से हैं। और माता जी के साथ नोक झोंक होती थी। माता जी ने कहा कि पता नहीं हमारी बहुएँ कैसे आई कि बच्चों के बाल उड़ गए। तो कहा, अरे हमारा बाल कैसे उड़ा रे? हमारा बाल कैसे उड़ गया रे? तो जाए दे, आप मजाक करते हैं। मजाक तुम कर रहे हो, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। और हमारी पत्नी जो थी वो उस घर में हिली मिली थी। माता जी बहुत प्यार करती थी और पंडित जी बहुत प्यार देते थे। तो माता जी कहने लगी, सरस्वतिया बड़ी चालाक हो गई है। क्या पड़ी? तो आज जन बहू। तो आज जन लो बहू। और माता जी ने कहा ये हमारी बेटी होती। पंडित जी का, होती क्या मतलब, बेटी है हमारी। कि कैसे परिवार के लिए वो कितने बड़े थे। सुबह होते ही अंगीठी जलाते थे, चाय बनाते थे और चाय केतली में भर कर, उठो पुत्र की माँ चाय पी लो। हाँ, उठाते थे उनको चाय पिलाने के लिए। और ऐसे लोग जो समाज में भी, अपने परिवार में इतने मूल्यवान हों, इतने अच्छे हों, उनका शिष्य बनकर जीना कितना सौभाग्यशाली होना होता है। डॉक्टरों ने कहा उनसे कि पंडित जी, आलू जीना हो तो आलू और चावल छोड़ दीजिए
तो जी कर क्या करूँगा। पंडित जी ठेठ पुरभिया खाना खाते थे, यानी सत्तू भी खाते थे, खिचड़ी खा रहे हैं और चावल दाल रोटी तो हम हमारे यहाँ खाया जाता वो खाते थे। कोई अलग से कोई चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, बट कि जो हम लोग खाते हैं, लोग खाते हैं, वही खाते थे। कोई चाय बहुत पीते थे। हाँ, पान भी खाते थे, पान खाते थे। विश्वनाथ जी पान ले आते थे उनके लिए, वहाँ बुजुर्ग के यहाँ पान खाते थे। तो चंडीगढ़ से वहाँ चले गए थे बनारस, वहाँ मेरा मुलाकात हुई थी। मैं गई, मेरी पत्नी गई थी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो दिल्ली में आए, जब भाषण दिया तो मुलाकात होती रही। पंडित जी रजिस्टर बने थे, तो हम लोगों ने कहा कि पंडित जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तमाम शिकायती बच्चों का हजूम पंडित जी को घेर लिया। कुछ काम ऐसा था कि पंडित जी के पास गए लोग, एक भीड़ गई और पंडित जी को तंग करने लगी। तो पंडित जी का, मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम लोग रिलीजन में रजिस्टर बन जाओ। उसके बाद सारे लोग भिखारी हंसते हुए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब लोग रजिस्टर बन जाओ। हमारे लिए भी, नामों के लिए, शिव प्रसाद के लिए, सबके अपने शिष्यों को बहुत मानते थे। एक बार क्या हुआ कि हमारे प्रतिस्पर्धी थे श्यामलाकांत वर्मा, हम दोनों दोस्त भी थे। ये था कि कौन टॉप करेगा, तो मैंने टॉप किया था। अब ये जो हैं श्यामलाकांत वर्मा गए ऑफिस में, अपनी मार्कशीट के साथ मेरी ही निकलवा लिया और पंडित जी के पास आए, दिखाने लगे। तो पंडित जी ने पूछा, ठीक है तुम्हारा है, ये क्यों नहीं घूम रहे हो रामदरस का? ये दिखाने के लिए कि मैं इनसे, मेरे नंबर इनसे इसमें ज़्यादा है कहीं कहीं। डांटा पंडित जी ने, ये देख तुमने इंग्रेजों क्यों घूम रहे हो। और पंडित जी एक शिक्षक के रूप में आए, और आपको पता होगा कि वहाँ के जो शिक्षक थे विभाग के, उन्होंने विरोध किया था उनका, पर लेकिन पूरे काशी में उनकी जय जयकार होने लगी। कभी कोई यहाँ बुला रहा है, कभी वहाँ बुला रहा है। और गुरुदेव का जो अध्यापन था वो अद्भुत था। कबीर पढ़ा हैं, तो कबीर केवल कबीर नहीं थे, कबीर के दोहे के माध्यम से जितना भी प्रकाश हो सकता है कविताओं का, वो सब बातें थी। तो जैसे कि एक हम दोहा नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक जिंदगी पढ़ रहे हैं। हमेशा बड़े विस्तार के साथ, बड़ी व्याप्त के साथ वो अध्यापन करते थे। तो एक बार हमारे एक मित्र सोने लगे क्लास में। पंडित जी का, अरे क्या करते हो? हो आफ्टर ऑल इट इज़ गुड कमेंट ऑन माई लेक्चर। हंसे। हाँ, तो पंडित जी यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और मैं जहाँ भी जा रहा है मैं जा रहा हूँ। एक बार उन्होंने कहा कि क्यों आते हो साथ साथ हमारे? मैं वहाँ भी वही बोलता हूँ, वहाँ वही बोलता हूँ, वहाँ ही बोलता हूँ। मैंने कहा कोई तो भी हमें हमेशा नया लगता है। पंडित जी कहा करते थे, कवि सृजना ही बड़ा सत्य है। हमने सोचा सृजना ही बड़ा सत्य है, आलोचना द्वयम दर्शी की है। और मुझे याद है नंदराय वाजपेयी हुआ कहते थे पंडित जी आलोचक नहीं सर्जक हैं। तो लोग तो एक दूसरी दृष्टिकोण से कहते थे, लेकिन जो पंडित जी की आलोचनाएँ हैं, उन चाहे हिंदी साहित्य की भूमिका हो, चाहे उनके अन्य ग्रंथ हों, सबकी विशेषता ये है कि उसमें सृजनात्मकता है। उनकी जो आलोचना है वो सृजनात्मक है। इसीलिए कहते थे हमसे कि सृजना ही बड़ा सत्य है।
और उन्होंने मेरी पहली पुस्तक पथ के गीत की भूमिका भी लिखी और जल टूटा हुआ पर उन्होंने लिखा, अपने नोक पर लिखा। और जो मैं कविताएं भेजता था तो भी कुछ न कुछ लिख कर भेजते थे। वे मानते थे कि मनुष्य ही दक्ष है, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, सबका निबंध हो, सबका दक्ष मनुष्य है। वे मानववादी थे और बड़े खुले विचार के थे। जहाँ कहीं अच्छा मिलता था उसको समेटते थे। वे समन्वयवादी आलोचक थे, लेकिन समन्वय का मतलब ये नहीं होता कि कुछ यहाँ भी कुछ वहाँ भी कुछ वहाँ भी, बल्कि एक जहाँ जहाँ चमत्कार, जहाँ जहाँ आलोक है, रोशनी है, वहाँ से लो, सबको मिला करके एक बड़ी सी चीज़ बनाओ। उनकी आलोचनाओं में, उनके निबंधों में आप यह मानववाद की व्याप्ति देखेंगे। और कहते थे कि सौंदर्य यानी काव्य का रास्ता सौंदर्य का है। कविता तथ्यों पर आधारित है, तथ्यों से संचालित नहीं होती है, मगर तथ्यों को ले करके उनमें से कुछ निकालती है अच्छा सा, जो आदमी के काम का हो, जो मनुष्य के काम का हो। और इस तरह सौंदर्य दो तरह का होता है। एक तो अपने आप नक्श होता है, आपने कविता लिखी, उसमें अलंकार है, छंद है और बिंब है, सब कुछ है, तो एक सुंदर सी कविता बन गई। लेकिन अगर यह सौंदर्य जो है माध्यम बन जाएगा, इस सौंदर्य के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, माध्यम वहीं, सौंदर्य वहीं रुक नहीं जाएगा। अच्छी कविता वो है कि सौंदर्य मानववाद का माध्यम बन जाए, उसके माध्यम से आप आदमी को दिखाएं, उसका रास्ता दिखाएं हैं। तो परंपरा और आधुनिकता का समन्वय पंडित जी में अद्भुत था। मानते थे कि आदमी भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है, वो पशु है और पशुता उसमें भरी हुई है। लेकिन एक सामूहिक रूप उसको देखिए तो वो लड़ता हुआ आ रहा है, लड़ता हुआ आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो कवि जो होता है वो लड़ते हुए आदमी की जिजीविषा को, उसके संघर्ष को, संघर्ष के सौंदर्य को देखता है। और जो आधुनिकता है वह परंपरा से जुड़ी होती है, परंपरा के बिना आधुनिकता खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन परंपरा में हमारे लायक क्या है, जो हमारे लायक नहीं उसको छोड़ो, जो हमारे ग्राह्य है उसके साथ आधुनिकता को जोड़ो, इससे एक हमेशा नई चीज़ बनती चली जाएगी। और इसलिए उनके उपन्यास में एक सुमेर काका हैं, एक देवव्रत हैं, ऐसे सारे सब देवव्रत पंडित जी आदमी हैं, सुमेर जो है एकदम गंवार हैं। तो कोई सुधार होना था, कोई बात बिगड़ी हुई थी तो उसको सुधारना था। तो जब देवव्रत गए वहाँ पर जहाँ सुधार करना था, देखा कि सुमेर काका बैठे हुए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है। कहते हैं सुमेर काका से, अरे आपने तो ठीक कर दिया। कहते हैं सुमेर काका, देखो आदमी दो तरह के होते हैं, एक घुमा करके नाक पकड़ता है, एक सीधा नाक पकड़ता है। हम गंवार आदमी हम तो सीधा नाक पकड़ते हैं। उन्होंने विद्वत्ता की जो का छद्म है उस पर प्रहार किया। और आज मैंने देखेंगे आप पंडित जी आम आदमी को, औरतों पर बहुत अच्छा लिखा है, उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, उनके दर्द को अच्छा लिखा है। उनके भाषण का तो क्या कहना, चाहे कालिदास हों, तुलसीदास हों, कोई भी हो, जब बोलते थे तो पता नहीं कितना कुछ भरा होता था उनके मन में और
किस प्रवाह से चीज़ें बहती थीं। जब वे व्याकरण के इंचार्ज हुए थे BHU में, तो फिर वहाँ से हटा दिए गए थे व्याकरण के। तो हिंदू कॉलेज में उनका भाषण था व्याकरण पर, और व्याकरण जो भाषण था उससे लगा था कथा कह रहे हो। इतना सुंदर तमाम जो कठिन शब्द हैं उनके, उनको इतना बढ़िया बना करके दिया, यानी पूरी जमात जो है यानी खुश हो गई। उसके बाद भीड़ दूनी हो गई, उसके बाद तिगुनी हो गई। तो ऐसे बोल रहे थे तुलसीदास पर, क्या क्या कितना कुछ उनको याद था। और ठहाका मारते थे, हर बार ठहाका मारते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और कैसे चीज़ों को वे अपनी हंसी में दबा लेते थे, हंस करके कैसे चीज़ों को ख़त्म करते थे। चंद्री पांडे ने इनका बड़ा विरोध किया था। इन लोगों ने इनको इतना जलील करने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ सब लोग थे। तो चंद्री पांडे ने कहा कि भाई हजारी प्रसाद जी आ गए हैं। मैंने कहा आ गए हो ठीक है, हिंदी सीख लो, तुम शांति निकेतन से आए हो, तुम हिंदी आती नहीं है, सीख लो। तो हम लोग हंसे। तो एक दिन जा रहे थे, नामवर थे, कहा पंडित जी जा रहे हैं, चुप रहो ये जो है वो कुंठित ब्रह्मचारी है, कुंठित ब्रह्मचारी जाने दो। और कहते थे कि ये लोग वो हैं जिन्हें बड़े लोगों की संगत नहीं मिली। हमेशा कहते थे जब कोई आदमी कुछ ख़राब काम करता था, इसका दोष नहीं है, जैसे बड़ा आदमी नहीं मिले, खुद को टैगोर के साथ सहे ना, तो इस बहाने से टैगोर की बड़ाई करते थे कि मैं टैगोर का साहचर्य पा करके रहा हूँ। तो एक बात बताऊँ आपको कि मैंने कहा कि पंडित जी मानते हैं कि तथ्य आधार होता है, तथ्य लक्ष्य नहीं होता है। उन तमाम तथ्यों में से आप एक जो सौंदर्य है उसको निकालते हैं, उनको जोड़ते हैं, और इसलिए हर समय तथ्य जो अलग होता है और तथ्य से निकला हुआ सौंदर्य अलग होता है। तो लगातार जो रचना है वह अच्छी बनती चली आती है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लेकिन वे रूढ़ नहीं थे, बड़े उदार थे। ये मानते थे कि अमुक तरह का जो काव्य है वो बड़ा होता है, जो एक सौंदर्य के माध्यम से मानव के लिए कुछ संदेश देता है, बड़ी बात कहता है। लेकिन जो कविताएं सौंदर्य तक अटक जाती हैं, उनका भी अपना एक सौंदर्य है। वही हमारे मन में एक भावुकता पैदा करती हैं, एक रस पैदा करती हैं। भले ही वो आम आदमी को कोई बड़ा संदेश नहीं देती है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आदमी को थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। तो इसलिए बहुत जैसे उनकी ज़िंदगी में एक महान समन्वय था, इसे कहता हूँ मैं, महान समन्वय है। और बड़ा हम लोगों को गर्व होता है कि पूरे भारत में, भारत के बाहर भी हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा मान है। यानी जो भारतीय स्तर के जो हमारे साहित्यकार हैं, उनमें पंडित जी एक हैं। नहीं, पंडित जी पहली बार तो वो मान लीजिए कोई त्यौहार हो रहा, किसी त्यौहार के दिन कहीं बोले थे कहीं, और मैं भी के साथ गया था उनके सारे सेंट्रल हिंदी स्कूल में भाषण दिया था या कहीं और दिया था, मेरे साथ था वो। और अंत में तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तुलसी पर भाषण दिया था, तुलसी पर ही। कालिदास पर कई बार बोले थे वो, इतना अच्छा बोले कालिदास पर।
ये किस तरह से चीज़ों को निकालते थे, मर्म की चीज़ों को। बट अंतिम बार तो बड़ा दुखद रहा। एम्स में बीमार होकर आए थे वो तो महीनों से ये शून्य हो गए थे। वो जब दिवंगत हुए थे तो एम्स में हम सभी लोग थे, रिपोर्टर हम लोग से आकर के साक्षात्कार कर रहे तब पंडित के बारे में। बाहर बैठे बैठे हम लोग बोल रहे थे और उनका जो शव है रखा गया वो गांधी जी का जो है राजघाट के पास जो गांधी जी के नाम पर वहाँ रखा गया। और वहाँ से शमशान घाट तक जाना था। इतनी भीड़, पूरी सड़क भरी हुई है, हाँ, इतनी पूरी सड़क, यहाँ सड़क भर गई थी उनके साथ जाने। और सब लोग अपना उनका जो शव छू करके अपने को पवित्र कर रहे थे। कोई वहाँ कंधा दे रहा, कोई वहाँ कंधा दे रहा, वहाँ कंधा दे रहा। इतना बड़ा व्यक्तित्व गुरु के रूप में मिला, इसे क्या कहा जाए, इस सौंदर्य को।